आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया 26 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, स्किलिंग इंडिया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, रेलवे सेफ्टी, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा यूपीएससी का शानदार कोर्स आपके लिए वेट कर रहा है। आज आखिरी दिन है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि फटाक से हमारे कोर्स में अवेल करना है। लक्ष्य बैच 10,000 रुपए का 1 साल का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आंसर राइटिंग का जो कोर्स है वो 600 रुपए का है, सिर्फ और सिर्फ। और इसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, तो 20 जुलाई से क्लासेस शुरू हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये था, तो भैया रिकॉग्नाइज करो मेंटल हेल्थ को। और क्या करें, लोग पगला रहे हैं। देखिए, मैं करंट अफेयर्स और पढ़ना एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत मज़ा तो नहीं आता, सिंपल। लेकिन अगर उसको बहुत इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही, लेकिन यार मैं चाहता हूँ ना कि ऐसे पढ़ाऊँ का यार बोर ना हो, एक पिक्चर से चलती रहे, हंसते रहें, खेलते रहें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ये बताता है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी दिक्कत है। ओके, तो इकोनॉमिक कंसीक्वेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, भगवान करे कभी ना हो, आपके दुश्मनों को भी ना हो, चलो दुश्मनों को हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आप कोई काम करोगे नहीं करोगे, आप एब्सेंट रहोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी, आप काम ही नहीं करोगे, मन ही नहीं करेगा। ब्रेकअप हो गया, कुछ काम करेंगे, खाना खाने का तो ससुरा मन करता नहीं है, तो बाकी ऊपर से आप और पैसे दोगे, क्योंकि आपको अपना क्या करवाना है, इलाज। गरीबी, गरीब क्या करें, भारत में आधे से ज्यादा गरीब हैं, हर तीसरा चौथा आदमी गरीब है। तो मैं गरीब हूं, मेरे बाबा मुझे गरीब पैदा किए, क्या कर सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ को और ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों? स्लम में रह रहे हैं, कहीं जाने को नहीं है, कंडीशन बहुत खराब है, पैसे आ नहीं रहे हैं, पिताजी शराब पी रहे हैं, माताजी परेशान है, तो इसमें मेंटल हेल्थ का कबाड़ा होना ही होना मेरे भाई। तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, और आपको बता दूं यही गरीब जो है ये क्या करते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, और इनकी हालत बहुत खराब है, इनके पे कोई ध्यान नहीं देता। अमीर तो चलो किसी तरीके से अपना सेशन करवा लिया, इलाज करवा लिया, लेकिन गरीब क्या करे। 10.6% एडल्ट्स जो भारत में है वो मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं। 70 से 92% तक जो मेंटल डिसऑर्डर का गैप है वो रेंज करता है। और अर्बन में, शहरों में 13.5% है, गांव में कम होता है। देखिए, मेंटल सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल डिसऑर्डर्स में। अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा ना, कमाल हो जाएगा। तो रूरल में, गांव में थोड़ा परिवार की तरह होते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर्स कम होते हैं। क्या रिपोर्टिंग भी कम होती है, तो 6.9% है, और जो नॉन मेट्रो सिटीज है वो 4.3% है। तो एनसीईआरटी मेंटल हेल्थ और वेलबींग ऑफ स्कूल स्टूडेंट सर्वे आप देखिए, 11% कोविड-19 के बाद 11% बच्चे कह रहे हैं कि हमको घबराहट होती है। 14% कहते हैं कि हमको बहुत एक्सट्रीम इमोशन, गुस्सा, रोना धोना, अजीब तरीके के इमोशंस जो है वो एक्सट्रीम इमोशंस फील करते हैं हम। 43% बोल रहे हैं कि हमको मूड स्विंग्स आते हैं। सरकार क्या कर रही है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रही है। राष्ट्रीय किशोर स्वस्थ कार्यक्रम ये पूरा चलाया जा रहा है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की टेलीफोन से ही आप जो है वो बात कर सकें। साइकेट्रिस्ट कितने हैं, 0.75 पर लाख पॉपुलेशन 2021। अब आप एक बात बताइए कि बहुत कम है ये। 1 लाख पॉपुलेशन पे 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, WHO कहता है, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 0.75, बहुत कम है। तो गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि सब कुछ बढ़िया हो। और एजुकेशनल इंटरवेंशंस, अगर बचपन से ही मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाए, मैं इसीलिए जो पुराना ओल्ड स्कूल सिस्टम है ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि उस पर योग सिखाया जाता था, उसको आपको आपके दिमाग को ट्रेन किया जाता था, मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता था। तो जो मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन है स्कूल्स में, अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए, एक मेंटल हेल्थ करिकुलम टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाए, अगर स्कूल में ही मेंटल हेल्थ, कोई एक टीचर एक क्लास होने लगे मेंटल हेल्थ में, तो कमाल हो जाए। और ये शुरुआत में ही हो। अर्ली इंटरवेंशन और पॉजिटिव लैंग्वेज ये अगर इनकरेज किया जाए, कम्युनिटी लेवल इंटरेक्शन और टेक्नोलॉजी को अगर ज़्यादा बैलेंस किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारे जीडीपी का 2% है केयर सेक्टर में। ये लगभग 11 मिलियन जॉब्स जो है वो जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। ये तो यार वो आ गया, सॉरी, चलो मेंटल हेल्थ के लिए स्किलिंग इंडिया। ओके, स्किल, तो स्किल इंडिया मिशन, इकोनॉमिक सर्वे अगेन। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का स्टेटमेंट यही है, वी आनंद नागेश्वरन, कि आधे से ज्यादा जो भारतीय ग्रेजुएट्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयबल है, मतलब सॉरी एम्प्लॉयबल है, मतलब उनकी नौकरी लगी, यानी कि आधे एम्प्लॉयबल नहीं है।
तो बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत की 28 साल एवरेज एज है जो यंग फोर्स है, ठीक है ना, 16 से 64 साल में जो आते हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है। तो बताते हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें क्या कहते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे लर्निंग को ज़रूर, क्योंकि देखिए स्किल बहुत ज़रूरी है ना। अब ऐसा नहीं कि आपने खाली फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री या कंप्यूटर पढ़ ले तो हो गया, कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी, वीडियो एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी। स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ऐसा है तो कमाल हो जाता है, पर्टिकुलर स्किल। तो आप देख सकते हैं कि जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, अब इसमें 2000 ये होता है, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे मतलब एक तरीके से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आकी जाती है, सवाल देते हैं इसमें। तो 2017 से 2021 मतलब 2007 से 2021 आप परफॉर्मेंस देखिए कितना ड्रॉप हुआ है। मैथ्स में -13.4%, साइंस में -18.6% और सोशल साइंस में -9.1%, ये क्लास 10th की बात है। क्लास 3 में लैंग्वेज में -3.9%, मैथ्स में -4.7% और इन्वायरमेंटल स्टडीज में -4.4%। ये बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं। तो सबसे पहले तो स्किल देना पड़ेगा, समझ रहे हो। बहुत लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप एजुकेशन नहीं लो भाई। देखो, मान लीजिए कि बिजली नहीं आ रही है, अब वो एक इंजीनियर करे चाहे नॉन इंजीनियर करे, अगर किसी को बिजली ठीक करनी आती है तो क्या ही दिक्कत है, मेन आउटपुट होना चाहिए, राइट। तो ये चीज है। तो अगर हम ऐसे स्किल स्टूडेंट्स को दे तो ये एक तरीके से यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो 2024 का जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे वो 60,000 करोड़ है। रूरल डेवलपमेंट और जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर हम सरकार की बात करें कितना एजुकेशन खर्च करती है, 2.8% का जीडीपी है, आप समझ रहे हो, जो सेंट्रल का एक्सपेंडिचर है, यानी कि पिछले साल से कम। यही दिक्कत है, हमें को स्कूल्स पे खर्च करना चाहिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। टॉयलेट स्कूल में 2022 में 97%, 2012-13 में कितने थे, 88%, यानी कि 9% से इंक्रीज हुआ है। हैंड वॉश फैसिलिटीज 2012-13 में बहुत ही कम थे, पिछले अगर हैंड वॉश फैसिलिटीज, माफ कीजिएगा जरा कॉल आ गया था, 36% 2012-13 में और 94% है 2022-23 में। क्या बात है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो 2022-23 में 92% था और 2012-13 में 50% था। और कंप्यूटर और इंटरनेट फैसिलिटीज अभी 50% आधे से स्कूल्स में अवेलेबल है। देखिए डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, पिछले 10 सालों में हमारा स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हुआ है, नो डाउट। उसके बाद फिर सोशल मीडिया की अगर बात करें तो विवेक मूर्ति जो अमेरिका के सर्जन जनरल है, उन्होंने कहा कि देखिए सोशल मीडिया उतना ही एडिक्टिव है जितना कोई शराब या फिर तंबाकू। तो यंग लोगों को हमको बचाना है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये कहा है कि 28.3% जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं बेड चलाते हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों पेरेंट्स अपने बच्चों को, ले बेटा ले इंस्टा देख ले, 10 रील देखेगा 11 अश्लील रील आ जाएगी। समझते नहीं हो यार, ये बहुत डेंजरस है। बच्चे अकेले इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको फोन दे दिया जा रहा है इतनी कम उम्र में, ऐसा नहीं है। तो 37.2% एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है, स्मार्टफोन यूज कम हो रहा है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात की गई है, ये बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही था, है ना। तो 2037 हायर एजुकेशन जो है वो ऑन बोर्ड हो गए हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें वही है कि अगर आपने बीच में स्कूल छोड़ दिया तो आप बाद में भी कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है। तो 30 करोड़ जो अपार आईडीज हैं वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट की गई हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट मोबिलिटी को इंप्रूव किया जा सके। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी और गिफ्ट सिटी की अगर बात करते हैं तो नॉन रेसिडेंट जोन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है आईएफएससी, ठीक है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। अब ये बिजनेस कंडक्ट करवाता है 11 यानी कि 11 नोटिफाइड फॉरेन करेंसी में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो डाइकेन और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग जो ऑस्ट्रेलिया की हैं वो गिफ्ट और आईएफएससी में कैंपस सेटअप करेंगी, तो ज्यादा एजुकेशन और अच्छी स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि इकोनॉमिक सर्वे यही बोलता है कि एजुकेशन आउटकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो पैंडेमिक में खत्म हुआ उसको हमको आगे बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर से डेफिनेटली बूस्ट करके हम कर सकते हैं। आ जाओ बेटा, यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स ना चलो, पेपर 3 पेपर 2 दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो क्या है CBAM, तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भैया देखो CBAM टैरिफ लगाएगा, टैक्स लगाएगा, यानी कि अगर मान लो कि तुम बाहर से कोई भी ऐसे सामान मंगवाते हो जिसमें कार्बन है, बहुत सारा कार्बन यूज हुआ है, तो हम उसमें ऐसा टैक्स लगाएंगे इसी की तैसी हो जाएगी, समझ रहे हो।
तो यूरोपियन यूनियन में कोई भी आएगा तो ये 1 जनवरी 2026 से यानी कि अगले 2 सालों में ये आ जाएगा, मतलब अगले के अगले साल। और वही है कि भैया जो आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम है जिसमें फॉसिल फ्यूल एमिशंस अच्छा खासा होता है उसको प्रिवेंट किया जाए, मतलब काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो वही है कि अगर आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन है सीमेंट, स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें आपको सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे ताकि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं आप उसको कम कर सके इन चीज के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जैसे जो प्रोड्यूसर है, मान लीजिए बाहर जो यूरोपियन यूनियन में, जैसे भारत है, भारत यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये डिक्लेयर करेगा कि हाँ मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं यूरोपियन यूनियन बॉर्डर कस्टम को। अब ये क्या करेगा, यहां पे सर्टिफिकेट खरीदेगा, ठीक है ना, यहां पे सर्टिफिकेट खरीदेगा यही वाला, और ये वाली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको सर्टिफिकेट, वो भारत को सर्टिफिकेट देगी। समझ रहे हो? तो ये चीज है, इस तरीके से काम करेगा। तो भारत की पोजीशन बात करें तो भारत इस समय एडवर्सली इफेक्ट होगा अगर टैरिफ लगता है। तो 2022 में भारत ने आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम का 27% एक्सपोर्ट किया था, बाहर बेचा था यूरोपियन यूनियन को, मतलब $8.2 बिलियन का। तो डेफिनेटली अब अगर यहां पे टैरिफ लगेगा तो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो एक तरीके का प्रोटेक्शनिज्म है। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है कि लोकल मार्केट खराब ना हो, इसके लिए हम टैक्स लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूं, अब लखनऊ में मान लीजिए चिकन का कपड़ा बहुत बढ़िया है, अब कल को न्यूजीलैंड चिकन का कपड़ा बनाने लगे और न्यूजीलैंड कहे कि हम लखनऊ में खूब सारा चिकन का कपड़ा बेचेंगे। अब अगर मान लो कि न्यूजीलैंड यहां पे बेचेगा तो मेरा मार्केट खराब होगा, यानी कि जो यहां पे लोगों को पैसा मिल रहा है चिकन के कपड़े से वो डिसरप्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, उसमें बहुत टैक्स लगा दूंगा, बहुत महंगा कर दूंगा। तो यही प्रोटेक्शनिज्म है कि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे के ऊपर आप टैक्स लगा दीजिए। तो भैया जो पेरिस एग्रीमेंट को बताता है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सबसे पहले तो फंडिंग रिक्वायरमेंट। अब नेट जीरो अगर 2070 तक भारत ने बोला है, नरेंद्र मोदी ने बोला है, अगर अचीव करना है तो भारत को $28 बिलियन की फंडिंग चाहिए। समझ रहे हो कहां से पैसा आएगा? ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं उन्होंने तो क्लाइमेट को बर्बाद कर दिया, कार्बन यूज कर करके उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। अब बोल रहे कि तुम कंपनसेट करो। भाई ये तो बहुत भयानक डिस्क्रिमिनेशन है ना। डोमेस्टिक सोर्सेस की बात करें 87% और 83%, मतलब 87% 2019 और 2020 इतना पैसा आया 83%, ओके ना। तो एक तरीके से हमारे घर से इतना पैसा आया, इंटरनेशनल फाइनेंस अभी तक आया नहीं है, बल्कि इन्होंने ही किया है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। रेलवे सेफ्टी, चलो बेटा आ जाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेलवे सेफ्टी रिलेटेड वर्क है, कंचनजंगा एक्सप्रेस पे जो मैंने उसका लेक्चर किया है, ठीक है ना, वो आप देखिएगा स्टडी ग्लोस पे, मेन चैनल पे, मतलब इसी पे चैनल पे ही। तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं दोस्तों। जो अनिल कुमार ड्राइवर के ऊपर ब्लेम डाला गया, बट एक्चुअल में ये पूरा सिस्टम ब्लेम करने वाला है। एक्सीडेंट इन वेटिंग बोला है कि एक्सीडेंट होना ही था। अब सबसे बड़ी बात है, ट्रेन देखिए पटरी से उतर जाए आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन टकराए तो ना। यहां पे जो भाई बालासोर वाला पिछले साल इंसिडेंट हुआ, टकराई ट्रेन, 3 ट्रेन आपस में टकरा गई, कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी टकरा गई। तो ये तो ना हो कम से कम। तो कवच सिस्टम को तुरंत डिप्लॉय किया जाए, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। और अभी सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे में सिर्फ 1465 किलोमीटर में इसको डिप्लॉय किया गया है। 100% अगर रेलवे का नेटवर्क है तो खाली ये 2.14% है। बताइए आप, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो इसीलिए ये सही नहीं है। कवच अगर 2 ट्रेन पटरी पे एक साथ है तो अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। 2022 में इसको अनाउंस किया गया था और ये यही बोला था कि ये पूरे भारत में, शुरुआत में तो अभी हम कुछ ही जगह पे इसको करेंगे, लेकिन धीमे धीमे पूरे भारत में इसको फैलाएंगे। 17 ऑपरेशनल रेलवे जोन है भारत में, आपको पता ही है। 8 जोन है, उन्होंने अब मैकेनिकल सिग्नलिंग हटा दी है, मतलब अब आपको सब ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम है। आपको बता दूं कि अब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है, कोई मैनुअल नहीं करता है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेलवे की अगर बात करें तो 77% तक बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। फिस्कल ईयर 2022 में 2,62,000 करोड़ तक पहुंच गई है। इन्वेस्टमेंट अच्छा आया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं ट्रैक्स बनाने चाहिए, बहुत जरूरी है। ट्रेन आप मत निकालिए, ट्रेन बहुत सारी है, ट्रैक्स पे फोकस करिए। तो डबलिंग ऑफ ट्रैक्स हो रही है, गॉज कन्वर्जन, न्यू लाइंस बन रही है, अच्छी बात है, लेकिन कवर सिस्टम जरूर लगाइए। इंटरलॉकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात होती है। फिस्कल ईयर 2023 की बात करें तो 2,981 रेलवे स्टेशन, मतलब 40% टोटल, आधे रेलवे स्टेशन जो हैं वो मैकेनिकल सिग्नलिंग से हटके इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पे आ गए हैं। 2024 तक
443 स्टेशन यानी कि लगभग 46% तक ये और आ जाएंगे, ठीक है ना। 12 साल पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग अपने आप इंटरलॉक हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। अगर ट्रेन को पटरियां बदलनी होती है कोई दिक्कत नहीं, अपने आप वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ऐसे क्या है ना कि हमेशा मैनुअल होता था। ओके, 31 मार्च 2024 तक ये 2424 स्टेशन में इसको डिप्लॉय कर दिया गया है। फिर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम, अब ये जो ट्रेन का मूवमेंट है बिटवीन दी ब्लॉक्स, अब इसमें ऑटोमेटिक सिग्नल होते हैं, है ना। हर आधे किलोमीटर पे एक सिग्नल होता है। 2 येलो का मतलब ये है कि आपको ट्रेन धीमी करनी है, 1 येलो का मतलब ये है कि आगे रेड सिग्नल है, ग्रीन आप फुल स्पीड में जाइए और रेड सिग्नल आपको रुकना है। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। अभी 582 से मतलब 2024 में 582 किलोमीटर तक इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और टोटल अगर बात करते हैं तो 4471 रूट किलोमीटर जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है उस पर इसको कमीशन कर दिया गया है, राइट। ये चीज है। तो सबसे जरूरी है कि जो रेलवे सिस्टम है उसको हमको एनहांस करना है। रेलवे सेफ्टी तभी होगी जब एफिशिएंट सिग्नलिंग सिस्टम और अच्छी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होगा। कवच को जल्द से जल्द और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जल्द से जल्द यहाँ पे डिप्लॉय करना है। भैया नई टैक्स हम क्या ही बताएं, कल ही मैंने बताया था आपको कि जो नया टैक्स रिजीम है अगर इनकम टैक्स 0 कर दे तो कमाल हो जाए। लेकिन अब वही है कि 50,000 से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी है। जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो 17,500 तक बचा सकता है मैक्सिमम, और ये न्यू टैक्स में है, याद रखिएगा, ओल्ड में नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। जो पेंशनर्स हैं उनको 15,000 से 25,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। कहा है कि 4 करोड़ सैलरीड इंडिविजुअल्स और पेंशनर्स को रिलीफ मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नई टैक्स है। और याद रखिएगा अगेन ये न्यू टैक्स में मिलेगा। 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20 और 15 से ऊपर 30%। तो वही हिसाब किताब है। चलो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। और आज हम लाइव लेंगे, आज 10,000 क्वेश्चंस एसएससी बैंकिंग सबके लिए आने वाले हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करेंगे, लेकिन वो आज रात में। थैंक यू सो मच।